Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is काली बैंड. तो हम जानेंगे काली बैंड के बारे में. इट इज अ 165 किलोमीटर रिवुलेट दैट स्टार्ट फ्रॉम होशियारपुर एंड मीट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ब्यास एंड सतलज इन कपूरथला. ये जो है 165 किलोमीटर रिवुलेट है जो कि स्टार्ट करता है आपका होशियारपुर से और ये मीट करता है जो कॉन्फ्लुएंस है आपका रिवर ब्यास और सतलज का कपूरथला पे वहां पे. तो ये आपको पता चल गया कि कितना किलोमीटर का है, कहां से कहां किसको मिलता है. It is called Kali Band Black Rivulet, industrial waste from around 80 villages and half a dozen small and big town flow into it. इसको काली बैंड इसलिए कहा जाता है या ब्लैक रिवुलेट क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है अराउंड 80 विलेज का और हाफ ए डजन स्मॉल और बिग टाउन का वो इसमें फ्लो करता है. रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका क्या है? The Kali Band is of great significance to the Sikh religion and history because the first Guru Nanak Dev is said to have gotten enlightenment. जो काली बैंड है इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस हो जाता है सिख रिलीजन के लिए और हिस्ट्री के लिए क्योंकि जो पहले गुरु थे नानक देव ये माना जाता है कि उनको इनलाइटनमेंट यहीं प्राप्त हुआ था. When Guru Nanak Dev was staying at Sultanpur Lodi, he would bathe in the Kali Band. He is said to have been disappeared into the water one day. Before emerging on the third day, the first thing he recited became the मूल मंत्र of the Sikh religion. जो गुरु नानक देव थे वो स्टे कर रहे थे जब सुल्तानपुर लोधी पे तो वो बात कर रहे थे काली बैंड पे. वो वहां से डिसअपियर हो गए थे वाटर में एक दिन और इमर्ज किए थे तीसरे दिन. जो पहला थिंग था जो उन्होंने रिसाइट किया था वो मूल मंत्र है सिख रिलीजन का, इस कारण इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा केशव टेम्पल एट सोमनाथपुर. तो हम जानेंगे जो केशव टेम्पल है आपका सोमनाथपुर में इसके बारे में. द 13th सेंचुरी केशव टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड पोएट्री इन स्टोन इज गेटिंग ए मेकओवर अहेड ऑफ द प्रपोज विजिट ऑफ द यूनेस्को टीम टू इंस्पेक्ट द होशाला मोन्यूमेंट नॉमिनेटेड फॉर इंस्क्रिप्शन एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जो 13th सेंचुरी का केशव टेम्पल है जिसको कि पोएट्री इन स्टोन भी कहते हैं, इसका मेकओवर किया जा रहा है प्रपोज विजिट के पहले यूनेस्को टीम का जो वो इंस्पेक्ट करने आ रहे हैं होशाला मोन्यूमेंट का जिसको कि नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए. द चाणकेश्वर टेम्पल इज ए वैष्णव हिंदू टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी एट सोमनाथपुर कर्नाटका. जो चाणकेश्वर टेम्पल है ये वैष्णव हिंदू टेम्पल है जो कि आपका रिवर कावेरी के पास है सोमनाथपुर कर्नाटका पे. The temple was consecrated in 1258 CE by Somnath Dandanyaka, a general of the Hoshiyal king Narasimha III. It is located 38 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैसूरू सिटी. और ये जो टेम्पल था इसको कॉन्सेक्रेट किया गया था 1258 CE पे सोमनाथ दंडनयाका के द्वारा जो कि जनरल थे होशाला किंग नरसिम्हा III के. ये लोकेटेड है आपका 38 किलोमीटर ईस्ट में मैसूरू सिटी के. Hoysala art and architecture. Hoysala combined Vesara and Dravida style and developed a new Hoysala style. जो होशाला आर्ट और आर्किटेक्चर है होशालोस ने कंबाइन किया था वेसारा और द्रविड़ा स्टाइल को और डेवलप किया था एक नया होशाला स्टाइल को. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टाइल, क्या इंपॉर्टेंट फीचर है इस स्टाइल का? द स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म. जो इनका प्लेटफॉर्म था वो स्टार शेप का था. द जगती अराउंड द टेम्पल इज द ओपन प्रदक्षिणा पथ. जो जगती था टेम्पल के अराउंड ये ओपन प्रदक्षिणा पथ था. पॉलिश पिलर विथ अ वैरायटी ऑफ डिजाइन. पॉलिश पिलर था जिसमें बहुत सारा डिजाइन था. इलेबोरेट कार्विंग एंड ब्यूटीफुली कार्व मदनिका फिगर. इलेबोरेट कार्विंग था और ब्यूटीफुली कार्व मदनिका फिगर्स था. विमाना शिखरा इज पिरामिडिकल शेप. जो विमान शिखर था पिरामिडिकल शेप का. मोस्ट ऑफ देयर टेम्पल आर इन भूमिजिया स्टाइल. इन दिस स्टाइल मिनिएचर शिखारा इज कार्व आउट ऑन द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल. और ज्यादातर जो टेम्पल था वो भूमिजा स्टाइल पे था. इस स्टाइल पे जो मिनिएचर शिखारा था उसको कार्व किया गया था आउटर वॉल से टेम्पल के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन इन अपर लोकल बॉडी. तो हम जानेंगे जो रिजर्वेशन की बात कही गई है अपर लोकल बॉडी के लिए इसके बारे में. Bhaktavatsal Commission recommend a 33% quota for OBC in urban local body poll in Karnataka. The committee was formed following the Supreme Court directive. The article is state specific but can be read once. जो भक्त वत्सल कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया था 30% कोटा को ओबीसी के लिए अर्बन लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है कर्नाटका में उसके लिए. इस कमेटी को फॉर्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद. क्या रिकमेंडेशन दिया गया था? रिजर्व 33% सीट फॉर ओबीसी इंक्लूडिंग माइनॉरिटी इन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन. 44% ऑफ द पॉपुलेशन इन कर्नाटका कम फ्रॉम ओबीसी बैकग्राउंड. रिजर्व किया जाए 33% सीट को ओबीसी के लिए जिसमें माइनॉरिटी भी इंक्लूडेड होंगे क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन पे क्योंकि जो 44% पॉपुलेशन है कर्नाटका का वो ओबीसी बैकग्राउंड का है. इंश्योर द एग्रीगेट ऑफ ऑल रिजर्वेशन ऑफ सीट डज नॉट एक्सीड 50%. और ये इंश्योर करना होगा कि जो एग्रीगेट है सारा रिजर्वेशन का सीट का ये एक्सीड नहीं करे 50% से.
bring all urban local body election wing under the control of the Department of Personal and Administrative Reform. लाना है सारे अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन विंग को कंट्रोल के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के. मेक टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेयर एंड डिप्टी मेयर 30 मंथ इन ऑल सिटी कॉर्पोरेशन लाइक इन बेंगलोर बीबीएमपी. और जो टर्म ऑफ ऑफिस है मेयर और डिप्टी मेयर का उसको 30 मंथ का करना है सारे सिटी कॉर्पोरेशन के लिए, जैसे कि बेंगलोर बीबीएमपी हो गया. प्रोवाइड ओबीसी रिजर्वेशन फॉर द ऑफिस ऑफ मेयर एंड डिप्टी मेयर इन बीबीएमपी. प्रोवाइड करना है ओबीसी रिजर्वेशन को ऑफिस के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का बीबीएमपी पे. सिमिलरली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ बंथिया कमीशन टू अप्लाई 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शन इन महाराष्ट्र. उसी तरीके से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था जो रिकमेंडेशन था बंथिया कमीशन का, जो अप्लाई करता है 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र में. In December 2021, the Supreme Court directed that reservation for OBC in local body will not be permitted unless they fulfill the triple test laid down in Supreme Court on 2010 decision. और दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो रिजर्वेशन है ओबीसी का लोकल बॉडी के लिए ये नहीं परमिट किया जाएगा जब तक कि वो फुलफिल करे ट्रिपल टेस्ट को. जो ट्रिपल टेस्ट था इसको लेट डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में 2010 के. आर्टिकल 243T मेक द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन अर्बन लोकल बॉडी. तो आर्टिकल 243T है, ये प्रोविजन बताता है रिजर्वेशन के लिए सीट का अर्बन लोकल बॉडी में. तो जानेंगे हम इसके बारे में. सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी म्युनिसिपैलिटी. सीट जो है वो रिजर्व होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हर एक म्युनिसिपैलिटी पे. नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन. और 1/3 से कम सीट नहीं होना चाहिए जो कि रिजर्व होगा टोटल सीट का वुमेन के लिए. जो ऑफिस है चेयरपर्सन का म्युनिसिपैलिटी के लिए वो रिजर्व होगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन के लिए वैसे मैनर पर जैसा कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट प्रोवाइड करे लॉ के अनुसार. ओबीसी रिजर्वेशन. The Kalekar Commission set up in 1953 was the first to identify backward class other than scheduled caste and scheduled tribe at the national level. जो कालेकर कमीशन था जिसको सेटअप किया गया था 1953 पे, उन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लास को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा नेशनल लेवल पे. The Mandal Commission report 1980 estimated the OBC population at 52% and classified 1,257 community as backward. मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था 1980 का उसने एस्टिमेट किया था कि जो ओबीसी का पॉपुलेशन है वो 52% है और क्लासिफाई किया था उन्होंने 1257 कम्युनिटी को बैकवर्ड के तौर पे. इट रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग कोटा विच वेर ओनली फॉर एससी एसटी फ्रॉम 22.5 टू 49.5 टू इंक्लूड द ओबीसी. उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंक्रीज किया जाए एग्जिस्टिंग कोटा को जिसमें सिर्फ पहले एससी एसटी के लिए 22.5% था उसको बढ़ाकर 49.5% किया जाए जो इंक्लूड करेगा ओबीसी को. The central government reserved 27% of seat in union civil post and service for OBC, आर्टिकल 16 क्लॉज 4. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिजर्व करेंगे 27% सीट को यूनियन सिविल पोस्ट और सर्विस के लिए ओबीसी का जो होगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अनुसार. द कोटा वेयर सब्सिक्वेंटली इन्फोर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 15 क्लॉज 4. और ये जो कोटा है ये सब्सिक्वेंटली इन्फोर्स किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अनुसार. The 102nd Constitution Amendment Act 2018 provided constitutional status to the National Commission for Backward Class. और जो 102nd Constitutional Amendment Act 2018 है ये प्रोवाइड करता है constitutional status नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. तो हम जानेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है इसके बारे में, ये न्यूज में क्यों आया, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का लोकेशन कहाँ पे है क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. US Navy warship fired a warning flare to wave up an Iranian speedboat coming straight at it during a tense encounter in the strategic Strait of Hormuz. तो यूएस नेवी वॉरशिप था उसने फायर किया एक वार्निंग फ्लेयर को वेव ऑफ करने के लिए इरानियन स्पीड बोट को जो कि स्ट्रेट आ रहा था. टेंस इनकाउंटर हुआ था स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में. ये न्यूज में क्यों आया. The Strait of Hormuz, a narrow waterway in the Middle East, marks the most sensitive transportation choke point for the global oil supply. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो कि एक नैरो वाटरवे है जो कि मिडिल ईस्ट में है, ये मार्क करता है एक मोस्ट सेंसिटिव ट्रांसपोर्टेशन चौक पॉइंट को ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. The Strait of Hormuz is a narrow channel approximately 30 miles wide at the narrowest point between Omani Musandam Peninsula and Iran. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है आपका ये एक नैरो चैनल है जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 माइल वाइड है नैरोवेस्ट पॉइंट में ओमानी मसूदान पेनिसुला और ईरान के बीच में. इट कनेक्ट द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से. द स्ट्रेट इज डीप एंड रिलेटिवली फ्री ऑफ मैरीटाइम हैजार्ड. ये जो स्ट्रेट है ये डीप है, रिलेटिवली फ्री है मैरीटाइम हैजार्ड से. इट डेप्थ इज ग्रेटेस्ट नियर द मुसंडम पेनिसुला एंड टेपर एज यू मूव नॉर्थ टुवर्ड द इरानियन शोर. और इसका डेप्थ जो है वो सबसे ज्यादा है मुसंडम पेनिसुला के पास और वो टेपर होते जाता है जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं इरानियन शोर की ओर.
वाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ऑयल टैंकर कैरिंग क्रूड फ्रॉम पोर्ट ऑन द पेनिनसुलर गल्फ मस्ट पास थ्रू दिस स्टेट। जो ऑयल टैंकर है जो कैरी करते हैं क्रूड को पोर्ट से पेनिनसुलर गल्फ के, वो पास करते हैं इसी स्टेट से। Around 21 million barrels of oil a day flowed through it in 2018, equivalent to roughly a third of global seaborne oil trade and about 21% of global petroleum liquid consumption. और अराउंड 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो था प्रत्येक दिन फ्लो किया था 2018 में यहाँ से, जो कि इक्विवेलेंट है रफली थर्ड ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड का, और 21% ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन का वो यहीं से पास होता है। कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन, आप नॉर्थ में उसके ईरान को देख सकते हैं, साउथ में देख सकते हैं यूएई है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो हम जानेंगे जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में। In the 2022 Gender Parity Index released by UNESCO, Rwanda has been ranked 6th among 146 nations, way ahead of India 135, US 27 and UK 22। जो 2022 का जेंडर पैरिटी इंडेक्स है जिसको रिलीज किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें रवांडा का रैंक जो है वो 6th है 146 नेशन में, ये काफी आगे है इंडिया से। इंडिया का रैंक 135 है, यूएस का 27 है और यूके का 22 है। तो इंडिया का रैंक हम लोगों को याद होना चाहिए, 135 है जेंडर पैरिटी इंडेक्स में। रवांडा इज द फर्स्ट एंड द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ए फीमेल मेजोरिटी पार्लियामेंट। जो रवांडा है वो पहला और इकलौता कंट्री है वर्ल्ड का जहां पे फीमेल मेजोरिटी पार्लियामेंटेरियन है। 13 of the 26 members of the Rwanda cabinet are women, and so are the 4 of the 7 Supreme Court judges. Their share among workers in the informal sector is 88%। जो 13 है 26 मेंबर में रवांडा कैबिनेट का वो वुमेन है, 4 जो है 7 में से सुप्रीम कोर्ट के जज भी वुमेन है, और जो शेयर है वर्क फोर्स में अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर पर तो 88%। आप समझ सकते हैं कितना यूज हो गया। स्टेप टेकन टू अचीव दिस स्टेटस, जो स्टेप लिया गया था अचीव करने के लिए इस स्टेटस को। 30% ऑफ सीट इन एनी डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वर रिजर्व फॉर वुमेन। तो 30% सीट है किसी भी डिसीजन मेकिंग ऑर्गन में गवर्नमेंट का, उसको रिजर्व रखा गया वुमेन के लिए। अ टफ लॉ ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस वाज इंट्रोड्यूस इन 2009। मैरिटल रेप इज नाउ ए क्राइम। एक जो टफ लॉ था जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। मैरिटल रेप जो है वो भी एक क्राइम था। जेंडर मॉनिटरिंग ऑफिस बिकम ऑपरेशनल टू ओवरसी जेंडर इंडिकेटर बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। जो जेंडर मॉनिटरिंग ऑफिस था जो कि ऑपरेशनल था, ये देख रहा था जेंडर इंडिकेटर को दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पे। A national education task force was set up and gender parity was achieved in primary education। एक जो नेशनल एजुकेशन टास्क फोर्स था इसको सेटअप किया गया और जेंडर पैरिटी को अचीव किया गया प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा। इससे क्या लेसन लिया जा सकता है? तो रवांडा हैज शोन दैट व्हाटएवर द डीप रूटेड कल्चर नॉर्म्स एंड स्टेरियोटाइप और द इकोनॉमिक स्टेटस, इफ देयर इज पॉलिटिकल विल इट इज पॉसिबल टू सिग्निफिकेंटली ब्रिज द जेंडर गैप। रवांडा ने शो किया है कि कितना भी ज्यादा डीप रूटेड कल्चरल नॉर्म्स क्यों ना हो, कैसा भी स्टीरियोटाइप क्यों ना हो, वह इकोनॉमिक स्टेटस हो, अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये पॉसिबल है सिग्निफिकेंटली कि कम किया जाए, जेंडर गैप को भरा जा सकता है। इसके लिए पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंक, जो रिपोर्ट है डिजिटल बैंक को लेकर हम इसको जानेंगे। नीति आयोग हैज कॉल्ड फॉर सेटिंग अप डिजिटल बैंक। नीति आयोग ने कहा है सेटअप करने की बात को डिजिटल बैंक का। तो अदर ऑब्जर्वेशन क्या है? इट हैज हाईलाइटेड द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय द पार्टनरशिप मॉडल ऑफ नियो बैंकिंग व्हिच हैज इमर्ज्ड इन इंडिया ड्यू टू रेगुलेटरी वैक्यूम एंड द एब्सेंस ऑफ डिजिटल बैंक लाइसेंस। उन्होंने हाईलाइट किया जो चैलेंजेस आज प्रेजेंट है पार्टनरशिप मॉडल के कारण नियो बैंकिंग का, जो इमर्ज कर रहा है भारत में रेगुलेटरी वैक्यूम के कारण और एब्सेंस ऑफ डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के कारण। डिजिटल बैंक है क्या? The digital banking definition is banking done through the digital platform, doing away with all the paperwork like check, paying slip, demand draft and so on। जो डिजिटल बैंकिंग का डिफिनेशन है, इसमें बैंकिंग जो वो किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के मदद से। इसमें हटा दिया गया है सारे पेपर वर्क को, जैसे कि चेक, पेन स्लिप, डिमांड ड्राफ्ट सब कुछ। अदर मेजर्स आर टेकन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो और मेजर्स लिया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भारत में डिजिटल बैंक का। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इंडियन स्टेट, आधार, यूपीआई, extending microcredit facility to street vendor through PM स्वनिधि, ओपन बैंकिंग थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कुछ स्टेप है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपीएम ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर। तो जो ओपीएम है इसको ओपन कर दिया गया है प्राइवेट प्लेयर के लिए, तो हम जानेंगे इसके बारे में, फिर इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड ए प्राइवेट कंपनी बजाज हेल्थ केयर to produce concentrated poppy straw that is used to derive alkaloid that are the active pharmaceutical ingredient in pain medication and cough syrup। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है प्राइवेट कंपनी बजाज हेल्थ केयर को कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ को, जिसका उपयोग होगा ड्राइव करने के लिए अल्कलॉइड को, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, जो कि
पेन मेडिकेशन में उपयोग होता है, मॉर्फाइन या कफ सिरप में। The move is also aimed at offsetting the declining area under cultivation of poppy in health. इस मूव का मकसद है कि वो ऑफसेट करें जो डिक्लाइनिंग एरिया है कल्टीवेशन ऑफ पॉपी का भारत में। लास्ट ईयर गवर्नमेंट अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम गम एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, प्रीवियसली ओनली ओपियम गम वाज अलाउ। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अलाउ किया था प्रोडक्शन को ओपियम गम और कंसंट्रेशन ऑफ ओपियम स्ट्रॉ का भी, इसके पहले सिर्फ ओपियम गम ही अलाउड था। तो हम बैकग्राउंड को समझते हैं। इंडिया हैज बीन ग्रोइंग पॉपी एटलीस्ट सिंस द 15th century. The British East India Company assumed monopoly on the cultivation of poppy and the entire trade was brought under government control by 1873. इंडिया में पॉपी जो है वो सिंस 15th century से ही ग्रो किया जा रहा है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उन्होंने एज्यूम किया था मोनोपोली को कल्टीवेशन ऑफ पॉपी के ऊपर, और जो पूरा ट्रेड था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था 1873 तक। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंटली जो कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग ऑफ पॉपी और ओपियम का जो कंट्रोल किया जाता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल के अनुसार। जो फियर है इलीगल क्रॉपिंग का, ओपियम जो है वो अलाउ किया जाता है सोन करने के लिए सिर्फ वैसे ही ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे जिसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 22 डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के, मतलब सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट के यही 22 डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसेज द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर ओपियम कल्टीवेशन एवरी ईयर। और गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करता है लाइसेंसिंग पॉलिसी को ओपियम कल्टीवेशन के लिए हर एक साल। ये जो इंटायर क्वांटिटी है इसको खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और प्रोसेस किया जाता है खुद के फैक्ट्री पे, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर पे और मध्य प्रदेश के नीमच में। सिर्फ 12 कंट्रीज ही है ऐसे इंडिया को लेके जो कि अलाउ करते हैं कल्टीवेशन को लीगली मेडिसिनल यूज के लिए। तो इंडिया भी लीगली अलाउ करता है इसका कल्टीवेशन को, लेकिन मेडिसिनल यूज के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.